सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैं कल बोलकर गया था दोस्तों आपको कि आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे सफलता गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दिए जाएंगे। तो आप जब तक आपके एग्जाम आ नहीं जाते और उनमें आपके करंट अफेयर हमारे बताए हुए आ नहीं जाते, तब तक डेली ये क्लास चलेगी, ये मुहिम जारी रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने करंट अफेयर्स पे कि करंट अफेयर हैं और आज के करंट अफेयर क्या हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आप सभी को पता है दोस्तों कि करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर पे चलते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें ना करके। चलिए दोस्तों, पहला करंट अफेयर देखते हैं। पहला करंट अफेयर दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन पर SCO सदस्यों का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, SCO का मतलब है दोस्तों, यहां पर SCO का मतलब है ये SCO, इसका मतलब है दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका 23वां संस्करण, कौन सा दोस्तों, 23वां संस्करण भारत में आयोजित होने जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आप सभी को पता है कि मैं कल बताकर गया था कि सिर्फ हमें क्वेश्चन पर ही नहीं, उसके बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी साथ में चल रही है, और आप लोगों को पता है कि GS और करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के फील्ड में। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 20 अप्रैल को दिल्ली में 23वां ये संस्करण होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मीटिंग के जो हेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, मीटिंग के हेड रहेंगे वो रहेंगे हमारे अमित शाह। ठीक है, 9 जून भारत इस SCO में कब शामिल हुआ? 9 जून 2017 को भारत इस SCO में शामिल हुआ। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इसके वर्तमान में देश कितने हैं। तो देश है दोस्तों 8 देश हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है दोस्तों, और ये बना कब था? SCO 15 जून 2001 को स्टेबलाइज्ड हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बीजिंग, चाइना में। क्लियर दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हेड के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आईपीएल में कौन बल्लेबाज 6000 रनों को बनाकर चौथे स्थान का बल्लेबाज बना है? किस में चौथे स्थान का बल्लेबाज बना है भाई? आईपीएल में। तो वो कौन है? आप सभी को पता है, वो है हमारे रोहित शर्मा साहब। ठीक है, टीम इंडिया के कैप्टन भी हैं, और ये किससे खेलते हैं? ये खेलते हैं मुंबई इंडियंस से। किसको हराया है इन्होंने? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये आप सभी को पता है कि ये है हमारे रोहित शर्मा साहब। ठीक, सभी लोग जानते हैं, भारत के और भारत से बाहर इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो जानते ही हैं। तो कप्तान है भारतीय टीम के। ठीक, 2023 में आईपीएल मैचों की शुरुआत नरेंद्र मोदी साहब के नाम से स्टेडियम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, और कहां पर है दोस्तों? ये गुजरात में है। दूसरा स्टेडियम गुजरात मोटेरा अहमदाबाद से हुई है। मतलब कहा जाए तो भाई मैं लिख देता हूं आपको, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो हमारा कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, गुजरात के मोटेरा अहमदाबाद में। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेशन है दोस्तों, जो स्टेडियम है दूसरा सबसे बड़ा, वो है मेलबर्न में। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम अब बना है वो बना है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। ये कहां बना है दोस्तों? ये बना है हमारा गुजरात में ही। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना कि हमारे कौन कौन से, गुजरात बोला हूं, सॉरी दोस्तों यहां पे थोड़ी गलती हो गई है। ये बना है हमारा चौंक जयपुर में बना है ये हमारा। तो कहां बना है? 3 स्टेडियम है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पे है? गुजरात में। दूसरा है हमारा मेलबर्न, जो और तीसरा है हमारा दोस्तों
अनिल अग्रवाल स्टेडियम चौक जयपुर में। ठीक है, भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, इस बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। और इस बार टोटल कितनी टीम खेलेंगी आईपीएल में? वो खेलेंगी 10 टीमें। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी आईपीएल की? आईपीएल की शुरुआत आप सभी को पता है 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और इस बार जो आईपीएल शुरुआत हुई है 10 टीमों के साथ शुरुआत हुई है, और किस स्टेडियम में हुई है? तो ये था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां से शुरुआत हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, आप सभी को पता है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अच्छा, लता मंगेशकर जी के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी गायिका थी, जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने हमें दिए, बहुत अच्छी बड़ी गायिका रही हैं। तो उन्हीं के ही सम्मान के लिए एक पुरस्कार चालू किया गया था 2022 में। ठीक है, और उस पुरस्कार का नाम क्या था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। चालू कब हुआ? वो हुआ था दोस्तों 2022 में। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला। पहले मैं इसे बता देता हूं, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो इस बार जो प्रदान किया गया है वो किया गया है आशा भोसले जी को। किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? आशा भोसले जी को प्रदान किया गया है। और 2022 में जब ये पुरस्कार सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था दोस्तों? ये आशा भोसले जी है। जो लोग गाने सुनना पसंद करते हैं उन सभी को पता है, जो ना भी पसंद करते हैं उनको भी पता है आशा भोसले जी हैं। तो सबसे पहले जो 2022 में ये पुरस्कार चालू हुआ था और सबसे पहले मिला था नरेंद्र मोदी जी को, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये किसके लिए? राष्ट्र और किसको दिया जाएगा? जो राष्ट्र और समाज के लिए योगदान देगा, अच्छे काम करेगा, उसके लिए दिया जाएगा। लता मंगेशकर के सम्मान में 2022 को इस सम्मान की शुरुआत हुई। ये वाली बातें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद थोड़ी सी लता मंगेशकर जी के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को, इंदौर में हुआ था उनका बर्थ। उन्हें सम्मान मिले हैं, भारत रत्न से सम्मानित हुई हैं, पद्म विभूषण से, दादा भाई फाल्के पुरस्कार से वो सम्मानित की गई हैं, और भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दीनानाथ, वहां पे जो आपने देखा था क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन से भी आ सकता है कि दीनानाथ कौन थे। तो दीनानाथ मंगेशकर इनके पिताजी का नाम था, इसीलिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है आप लोगों के साथ में, एक्चुअल में कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? इंडिया स्टील 2023 का कॉन्फ्रेंस कहां किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है 2023 का आयोजन, वो किया जा रहा है दोस्तों आपका मुंबई में। कहां हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है आपका मुंबई में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन सिंपल नहीं आ जाएगा, ऐसे ही चेंज करके पूछ सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर तो मिल ही रहा है आपको, साथ ही साथ क्या मिल रहा है आपको? एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है, ताकि आपकी जीए भी बहुत अच्छी होती चले जाए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ी और जानकारी लेते हैं। और जानकारी में हम देखते हैं कब होगा ये मुंबई में हो रहा है 19 से 21 अप्रैल तक। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देना विषय रहा है। तीसरा है, अच्छा, स्टील प्रोडक्शन, ये इस प्रकार के जो काम है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील्स इसके अंडर में आते हैं। और इनके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। भारत का रॉ स्टील के प्रोडक्शन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जो रॉ स्टील को बनाने में दूसरे नंबर पर आता है। तो कौन सा आता है? चीन के बाद भारत आता है। ठीक है, और इंडिया में इसकी रैंकिंग कैसे दी गई है? इंडिया में उड़ीसा सबसे पहले रैंक पे रखा गया है, झारखंड दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे। और इन्हें वैसे भी याद रख लेना दोस्तों कि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा स्टील बनता है हमारे भारत में। ठीक है, रॉ मटेरियल का काम होता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
अगला क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि 2024 से 2025 तक देश में कितने किलोमीटर तक डिजिटल हाईवे बनाए जाएंगे? देश में कितने किलोमीटर तक डिजिटल हाईवे बनाए जाएंगे? आप लोगों को पता है हमारे भारत देश में जब से ये हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से रोड के काम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रोड के काम पे क्या, वैसे विश्व मतलब जो हमारे भारत की धरोहरें हैं उन पे भी अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन रोडों पे ज्यादा वर्क किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छा बन सकता है एक तरीके से। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 10,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक डिजिटल हाईवे बनाए जाएंगे? 10,000 किलोमीटर तक। डिजिटल हाईवे है क्या, वो थोड़ा मैं समझा देता हूं आप लोगों को। डिजिटल हाईवे है क्या? तो डिजिटल हाईवे होते हैं दोस्तों, क्या है ये? 10,000 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं इनका काम होता है कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जितना भी होता है, देखिए मैंने लिख भी रखा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक और हाई परफॉर्मेंस डाटा नेटवर्किंग, मतलब जितना भी डाटा का नेटवर्क होता है ना जो हम यूज करते हैं अपने फोन वोन में, जो भी डाटा वेटा यूज करते हैं, तो इन सभी में ये वाले केबल यूज किए जाते हैं। तो ये केबल कहाँ बिछाए जाएंगे? रोड्स पे। रोड्स के नीचे साइड में अलग करके इनको बिछाया जाएगा ताकि अच्छी नेटवर्किंग हम लोगों को मिल सके। ठीक है, कौन बना रहा है इसको? NHAI। NHAI की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका दोस्तों? द्वारिका, दिल्ली में है। इनके चेयरपर्सन कौन है? संतोष कुमार यादव साहब। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। NHAI किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में। किसके अंडर में आता है? क्वेश्चन आ जाए, NHAI किसके अंदर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आएगा। इनके मिनिस्टर कौन है? इनके मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी साहब। और नितिन जयराम गडकरी साहब कौन है? यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेना इसको। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। भारतीय सैनिक किस यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेंगे? अच्छा, भारतीय सैनिक किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा क्यों लेंगे? है ना, वो तो यूनिवर्सिटी में शिक्षा थोड़ी लेंगे, वो तो एक ट्रेनिंग लेंगे कमांडो बनने की, है ना। लेकिन शिक्षा ले रहे हैं, वो लेंगे शिक्षा, और वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेंगे। इसके विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्यों ले रहे हैं, वो रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण रहा है कि अब जो है चाइना से, वो चाइना की भाषा में ही बात करना चाह रहे हैं। चाइना की भाषा में बात करने का मतलब यह है कि जिस तरीके से चाइना के लोग बोलते हैं, चाइना की सेना बोलती है, चीन की सेना बात करती है जिस भाषा में, तो उसी भाषा को हमारे भारतीय सैनिक सीखना चाह रहे हैं। इसलिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में वो अब उसकी शिक्षा लेंगे, सीखने की उस भाषा को। वो भाषा कौन सी है? वो भाषा दोस्तों देखिए मैंडेरिन भाषा है। वो कौन सी भाषा है? मैंडेरिन भाषा है। उसके बाद में ये तेजपुर यूनिवर्सिटी है कहां पे दोस्तों? तेजपुर यूनिवर्सिटी है आपकी असम दिसपुर में। कहां पे दोस्तों? असम दिसपुर में है। दिसपुर क्या है? इसकी राजधानी है। किसकी? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर राज्यपाल जो है यहाँ के गुलाबचंद कटारिया साहब है। राज्यपाल कौन? गुलाबचंद कटारिया साहब। यहाँ के वाइस चांसलर कौन है? किसके वाइस चांसलर दोस्तों? तेजपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? ये हैं शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ये यहाँ के वाइस चांसलर हैं। ये अभी सैटरडे को ही वाइस चांसलर बने हैं दोस्तों, सैटरडे को ही वाइस चांसलर बने हैं। इससे पहले वाइस चांसलर जो थे वो थे डॉक्टर विनोद जैन। कौन थे दोस्तों? विनोद जैन, डॉक्टर विनोद जैन। डॉक्टर विनोद जैन साहब थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और शंभुनाथ सिंह जी अब आए हैं वहां पे वाइस चांसलर बनके। ठीक है, वाइस चांसलर कुलपति। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पिक्चर भी लगा रखी है, काफी अच्छा है ये, और ट्रेंड किया जाएगा। यहाँ पे भाषा सिखाई जाएगी, क्योंकि चीनियों की भाषा भारतीयों को समझ नहीं आती है, और भारतीयों की भाषा चीनियों को समझ नहीं आती है। अब आप लोगों ने, भारतीय सेना ने सोचा है कि चलो इन लोगों को हमारी भाषा तो सीखनी नहीं है, तो हम ही इनकी सीख लेते हैं, कम से कम इनके बारे में पता लग जाए। तो इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और भाषा का नाम ध्यान रखना दोस्तों, भाषा का नाम रहेगा मैंडेरिन भाषा।
कौन सी भाषा है? मैंडरिन भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है मैंडरिन? ये चीनी भाषा है, ये चीज भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इस बार मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता? मिस टीन, टीन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जो 19 तक होते हैं, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो इस एज की उम्र के लोगों के लिए एक अवार्ड है टीन। तो ये किसने जीता है? ये जीता है सेजल गुप्ता जी ने। किसने जीता? ये सेजल गुप्ता जी ने। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेजल गुप्ता जी हैं कौन? चलिए आगे चलते हैं, सेजल गुप्ता जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेजल गुप्ता जी हैं कौन? और ये जो है हमारी सेजल गुप्ता जी, ये भाई 13 साल की है मात्र, और काफी अच्छा इन्होंने काम किया है 13 साल की होने के बाद भी। ठीक है, इन्होंने मिशन मंगल, ये हमारी देखिए, ये है सेजल गुप्ता जी। ठीक है, 13 साल इनकी उम्र है। मिशन मंगल मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें भी इन्होंने काम किया है। ठीक, कथक डांस में ट्रेंड है, कथक डांस बहुत अच्छे से जानती हैं। तो देखिए छोटी सी उम्र में भी कितना बड़ा अवार्ड लेके चली गई हैं वो। चलिए उस बारे में छोड़िए, लेके गई हैं तो ठीक है, हम भी लेके आ जाएंगे, नौकरी ले लेंगे, हम भी काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम भी नौकरी ले लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा विचार मत कर लेना, समझ रहे हो ना आप? हाँ, दिल पे मत ले जाना बातों को, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। भारत ने आबादी के मामले में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान प्राप्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज से पहले हम बोलते थे कि चाइना जनसंख्या में हमसे आगे है, इस बार हमने चाइना को भी हरा दिया, इस बार हमने चीन को भी हरा दिया जनसंख्या में। चीन पीछे कर दिया इस बार हमने, कि भाई चीन से भी हमारी जनसंख्या आगे है। तो भारत विश्व में, यूएन की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में प्रथम नंबर पे आ गया है जनसंख्या में। अब आप समझ रहे हो ना, चीजों को दिल पे ले जाते हो दिक्कत हो जाती है। अब दिल पे ले जाते हो तो वो कहीं ना कहीं तो सिस्टम होगा, थोड़ा संभलो, अपने भविष्य के बारे में विचार करो। ठीक है, तो ये भाई साहब भारत जो बन चुका है फर्स्ट, पहला, क्या बन चुका है भाई? पहला देश बन चुका है भारत, किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। कितनी जनसंख्या से आगे होगा? कुछ तो जनसंख्या होगी, इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारत ने चीन को 30 लाख जनसंख्या से पीछे कर दिया है। कितनी जनसंख्या? 30 लाख जनसंख्या से पीछे कर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानते हैं हम लोग, जानना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? यहां पे जीरो से लेके, कितने से लेके दोस्तों? 0 से लेके 14 वर्ष तक कितने लोग हैं? 25%। 15 साल से लेके 64 साल तक 68% लोग हैं, और 65 साल से ऊपर की उम्र के 7% लोग हैं। इसका मतलब ये है, ये लिखने का रीजन ये था दोस्तों कि हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब 25% हमारे देश में युवा हैं। और इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अब भारत की जनसंख्या चीन से आगे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी चीन से आगे रहेगी, नहीं। कहा गया है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या फिर से चीन से कम हो जाएगी और भारत फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और जानकारी लेते हैं, क्या जानकारी हो सकती है हमारे थ्रू। और जानकारी क्या है दोस्तों? 2000, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो फैक्ट्स लिखे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई थी, 2000 उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि हमारे देश की अब जनसंख्या बढ़ गई है, तो जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों 2011 की कुल जनगणना, जनसंख्या की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे कम राज्यों की जनसंख्या, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश में भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्या लोग बाग उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, और सिक्किम में सबसे कम है। अब केंद्र शासित की बात कर लेते हैं, ये किसकी है दोस्तों? राज्यों की। हमारे देश में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट है हमारे देश में? 28 स्टेट। और यूनियन टेरिटरी स्टेट, संघ शासित राज्य कितने हमारे देश में? 8। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि 8 हमारे संघ शासित राज्य हैं। ठीक है, तो अब संघ शासित राज्यों की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किसमें है? दिल्ली में। किसमें है भाई? दिल्ली में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसमें है? लक्षद्वीप में, लोगों की जनसंख्या। अब थोड़ा साक्षरता के बारे में बात कर लेते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उस विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं, केरला
केरला राज्य सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार, और बिहार सबसे कम है। ये राज्य हैं दोस्तों। यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, और कहे कम पढ़े लिखे में पुदुचेरी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस तेलुगु कलाकार की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई? आप लोगों को पता है कि आजकल जितने भी कलाकार मर रहे हैं वो दिल के दौरा पड़ने से मर रहे हैं, तो इसलिए बोलता हूं दोस्तों, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, साथ साथ एक्सरसाइज करो और फिर पढ़ाई करो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद जब पढ़ाई करोगे तो अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें समझ आएंगी। अच्छे से आप लोग जो काम आधे घंटे में कर रहे हो वही काम 15 मिनट में कर लोगे, जो चीजें आधे घंटे में याद कर पा रहे हो वही चीज आप 15 मिनट में याद कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, ये भी जरूरी है। तो अल्लू रमेश साहब हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई है, तेलुगु हैं। इनकी उम्र उनके विषय में जान लेते हैं। 52 साल के थे ये, और 52 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये इस तरीके के लगते हैं, अभी तो कुछ मृत्यु वाली उम्र भी नहीं थी, 52 साल क्या होती है फिर भी। तो इनकी 52 साल में मृत्यु हो गई है। पहली मूवी थी इनकी टोलू बोमालता, कॉमेडियन थे तेलुगु के, डेथ हुई है 52 साल की उम्र में। और अंतिम मूवी थी इनकी अनुकोनी प्रियतमा। कौन सी थी? अनुकोनी प्रियतमा। तो ये भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार इनको देख लीजिए। काफी हंसमुख से बंदे थे, कॉमेडियन थे इन फिल्मों में, चेहरा भी कॉमेडियन सही लग रहा है अभी थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो आदमी हंसमुख होता है ना, उसका चेहरे पर अलग ही नूर दिखाई देता है। बंदे के चेहरे पर भी नूर दिखाई दे रहा है, लग थोड़ी रहा है कि निकल गए, है ना। चलिए वो आगे की बात है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगा लेना दोस्तों इसको, इंपॉर्टेंट पे, कि बिहार में दूसरा एम्स को कैबिनेट ने कहां बनाने की मंजूरी दी है? बिहार में कैबिनेट ने दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दे दी है, मतलब कि यहां पे पहला एम्स बन चुका है। तो पहला एम्स कहां बना है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उससे अलग एम्स कि कहां और अलग एक ऐसा राज्य है जहां पे वो बना है पहली बार, तो थोड़ी बहुत इन बारे में चर्चा ले लेते हैं, जरूरी होती है दोस्तों। तो बिहार में दूसरा एम्स जो बना है वो बना है दोस्तों दरभंगा में। कहां बना है? दरभंगा, बिहार में एक जगह है। और जो पहला एम्स जो बना था दोस्तों वो बना था पटना में। कहां बना था दोस्तों? पटना में। पटना आप सभी को पता है बिहार की राजधानी है पटना। तो पहले 2004 में कहां बना था दोस्तों? देखिए ये बना था हमारा किसमें? पटना में बना था 2004 में। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार साहब हैं। राज्यपाल कौन है इनके? राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हमें एम्स की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या है एम्स की, तो एम्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और ये किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में आता है दोस्तों? ये आता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और हमारे एम्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट हैं हमारे, इसके प्रेसिडेंट हैं मनसुख साहब, इसके प्रेसिडेंट हैं। और थोड़ी और जानकारी लेंगे। इसके, हाँ मैं कहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अंडर में किसका आता है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रेसिडेंट कौन है एम्स के? मनसुख मंदारी। और अभी तक देखिए भारत में 23 जगह एम्स ओपन हो चुके हैं। ओपन हो चुके हैं मतलब हो तो चुके हैं, लेकिन 20 जगह कार्य चालू है उनमें, मतलब काम हो रहा है, देख रेख हो रही है लोगों की। और 3 जगह अभी काम चालू है, चल रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और उठ के आता है कि पूर्वोत्तर का ऐसा कौन सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार एम्स की स्थापना की गई है? ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा राज्य है हमारा असम। कौन सा है दोस्तों? ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य है हमारा असम। ठीक है, असम की राजधानी अगर आप देखें तो असम की राजधानी होती है दिसपुर। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। ठीक है, यहां के सीएम के बारे में अगर जानकारी लें तो हेमंत साहब यहाँ के सीएम है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर जो राज्यपाल है दोस्तों वो हैं खट्टर साहब।
वो मैंने ऊपर आपको लिखवा रखा है, तो ऊपर देख लेना। असम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं कल आपको एक चीज और बता के गया था कि अभी असम के बारे में मैं आप लोगों को बताकर गया था, क्वेश्चन जो भी है, चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या आएगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि एम्स जो है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले कहां खुला है? असम में। असम आप लोगों को पता होना चाहिए 7 सिस्टर का हिस्सा है, ठीक है। राज्यसभा में अगर इसकी सीटों की बात की जाए, राज्यसभा में सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट है इसके पास। 7 सिस्टर्स में से सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? असम के पास है 7, ठीक है। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, यहाँ के सीएम का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए एम्स पूर्वोत्तर में कहाँ ओपन हुआ है। जरूरी नहीं है कि बिहार का ही पूछे, पूर्वोत्तर का पूछ सकता है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, आगे का देखते हैं। ये हो गया है दोस्तों, और थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं। ये लिखा हुआ है, कुछ पढ़ लेते हैं कि अभी देश में 23 एम्स हैं। नेपाल के राष्ट्रपति नाम क्या है इनका? रामचंद्र पौडल। एम्स में अभी एडमिट कराया गया, अभी कल परसों ही एडमिट कराया गया उनको। नेपाल के प्रधानमंत्री, क्योंकि नेपाल के राष्ट्रपति भारत में आए, एम्स में भर्ती हुए, तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी नेपाल के बारे में पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल है। और यहाँ की राजधानी के बारे में बात की जाए तो नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। और पूर्वोत्तर ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो जिस भाई को देखना है वो देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या है? कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल की परीक्षाएं आयोजित होंगी? एमटीएस, सीएचएसएल की परीक्षाएं आयोजित होंगी एसएससी के थ्रू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का रिलेटेड क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। और उस क्वेश्चन से रिलेवेंट जितने भी आंसर है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उनके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जाने वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आंसर है 13। ये तो सिंपल आंसर हो गया, 13 टिक लगा दिया, ठीक है। ये तो सिंपल था, लेकिन इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है पढ़ाई होती है तो हर चीज के बारे में होती है कि भाई आपको अगर करंट अफेयर पढ़ने हैं तो अच्छे से पढ़ने हैं, वरना तो फिर रहने दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने दिया, ऑप्शन दिए, उनमें से आपको करंट अफेयर आ सकता है। उन क्वेश्चनों के जो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन के बाद जो ये डिस्क्रिप्शन होता है, इनमें से क्वेश्चन आने की 100% गारंटी होती है। आप इन चीजों को भी पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिए उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर हमें सारी चीजों की नॉलेज होगी तो क्वेश्चन छूट कैसे जाएगा? फिर तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम क्वेश्चन को टिक कर देंगे, या तो जीए में आ जाए या करंट अफेयर में आ जाए, किसी में भी आ जाए, क्वेश्चन तो टिक हो ही जाएगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए। इससे पहले एसएससी, सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम में ये हुआ था। किस में आता है हमारा पहले एग्जाम? किन में आता था? ये आता था हिंदी और इंग्लिश में। किस में आता था दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश में आता था। इससे पहले सीएपीएफ में हुआ था ये कि 13 भाषाएं जोड़ी गई थी, 13 क्षेत्रीय भाषाएं। ये भी पूछ सकता है सीएपीएफ में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। जरूरी थोड़ी एसएससी का पूछेगा वो, या एमटीएस एसएससी के थ्रू यही पूछेगा कि एमटीएस या सीएचएसएल का ही आएगा। नहीं, ऐसे तो नहीं है। एसएससी तो सीएपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी है, जीडी भी है, तो पूछ लेगा। तो ये पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसमें आया सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम में 13 क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। पहले क्या थी? हिंदी और इंग्लिश। अब जो एमटीएस और सीएचएसएल का आएगा वो 13 भाषाएं और लग के आएंगी। आप उन भाषाओं में भी दे सकते हैं। उन भाषाओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, ठीक है दोस्तों। उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसे बनता है दोस्तों? ये मणिपुरी और कोंकणी ये 2 जगह से बहुत अच्छा बन रहा है। कैसे? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम में आया, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का क्वेश्चन उठ के आया, तो वो संविधान का क्वेश्चन और करंट अफेयर एक बना के दे देगा। और इतनी जानकारी भी ले लेगा बच्चे ने संविधान पढ़ी है नहीं पढ़ी, और इतनी जानकारी भी ले लेगा बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ा है नहीं पढ़ा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा 67वां अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जिसमें हमारी भाषाएं जोड़ी गई थी। किसमें? अनुसूची, कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। आप सभी को पता है
आप सभी को पता है दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं कि अनुसूची 8 जो है हमारी, इसमें पहले 14 भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो मतलब अलग से भाषाएं जोड़ी गई थी। आपको यह भी पता है कि पहले सबसे पहले 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, ठीक है। उसके बाद में आपकी जोड़ी गई थी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी। अब दोस्तों कोंकणी यहां पे भी जोड़ी गई है, मणिपुरी और कोंकणी यहां पे भी जोड़ी गई है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मणिपुरी और कोंकणी को भारत की अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये थी मणिपुरी, कोंकणी, ये तो पता ही है आपको। अनुच्छेद कौन सा था? 67वां अनुच्छेद था, 67वां अनुच्छेद। और ये हुआ कब था? कब हुआ था दोस्तों? 67वां 1992 में, ठीक दोस्तों। तो ये हमें पता होना चाहिए। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, 3 भाषाओं का जोड़ा गया था। जिसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुसूची में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची आपको पता है स्टार्टिंग में जब भारत देश आजाद हुआ था, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। धीरे धीरे करके परिवर्तन हुआ, अनुच्छेद संविधान में संशोधन होता गया और धीरे धीरे अनुसूचियों की संख्या हो गई हमारी 12, ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची थी हमारी भाषा कि भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में लिखा गया है कि ये भाषाएं होंगी, ठीक है। पहले ये भाषाएं जो थी 14 थी, बाद में 22 हुई। सबसे पहले सिंधी जुड़ी और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये 67वां संविधान संशोधन 1992 का था, ठीक है दोस्तों। ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मणिपुरी, कोंकणी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बन जाता है ये हमारा। और ये हमारा, चलिए खत्म हो गए क्वेश्चन। ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी बन जाता है और ये हमारा करंट अफेयर से भी बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ज्ञान अर्जित कीजिए और हर एग्जाम में क्लियर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें आती होंगी कि ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं सर, क्या जरूरत है इन एक्सप्लेनेशन की? क्वेश्चन बनाया, आंसर पे टिक लगाओ, जाओ। लेकिन बच्चों, दोस्तों, भाइयों, ये इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोगों के एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन छूटे ना। अब आप वो क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे और वो ऑप्शन पढ़ के चले जाएंगे। किसी कारण से अगर उन ऑप्शन से नहीं आया और ऑप्शन यहां से उठा लिया उन्होंने, या यहां से ही क्वेश्चन बना दिया, फिर कैसे करोगे आप? आपके दिमाग में रहेगा कि काश थोड़ा सा जब क्लास चलती थी थोड़ा सा ध्यान लगा लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते, तो भाई आज ये क्वेश्चन भी हो जाते, है ना। और आपको पता है कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, डेली करंट अफेयर चलेगा आपका। धीरे धीरे करके हम लेके चलेंगे करंट अफेयर को। अभी सिर्फ आपकी क्लास ही चल रही है करंट अफेयर की, कुछ दिनों में करंट अफेयर की क्लास भी होगी। उसी टाइम में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा कि जो कल करंट अफेयर पढ़ाई है उसका आज हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी होंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। और कुछ उसके बाद धीरे धीरे हम करेंगे, टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट लेने के बाद फिर जो आज ही पढ़ाया है उसका भी टेस्ट लेंगे, उसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग आए हो तो विश्वास बना के रखना, पक्का आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे, पक्का लगेंगे क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन लगेंगे। बस आप लोगों का विश्वास चाहिए, साथ चाहिए और थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ये क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर्स के साथ, नई उम्मीद, नई आशा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।